क्योंकि आए दिन कोटा से कई छात्रों के सुसाइड की खबरें आती रहती हैं। कोटा के जिस कोचिंग सेंटर में रचित पढ़ता था वहां भी पूछताछ की गई तो पता चला कि 11 फरवरी को रचित का टेस्ट था, लेकिन रचित कोचिंग आया ही नहीं। 11 फरवरी की सुबह रचित को उसकी माँ का कॉल आता है। रचित फोन उठाने के बजाय फोन काट देता है और माँ को एक मैसेज भेजता है, मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, शाम में बात करूंगा। कमरे के एक टेबल पे एक नोटबुक रखी हुई थी जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था जो रचित ने अपने घर वालों के लिए लिखा था। क्राइम अनवील्ड के 10 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आज का एपिसोड 11वां एपिसोड है। आज की कहानी किसी मर्डर के बारे में तो नहीं है, मगर ये कहानी भी किसी न किसी तरह से क्राइम की कैटेगरी में ज़रूर आता है। कोटा, जिसे शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, जहाँ हर साल 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट, जेई और अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए पहुंचते हैं। वहां सिलेक्शन की नो गारंटी के साथ अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में बच्चे एडमिशन लेते हैं। कोटा एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें स्टूडेंट को गाजर मूली की तरह डालकर पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स तब तक तैयारी करते हैं जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके मार्क्स होते हैं। माँ बाप से दूर होते हुए भी इन्हें बस एक ही चिंता सताती है कि अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस मुंह से वापस जाएंगे। 18 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम निकला तो ठीक है, नहीं तो इनके घर आने के 2 तरीके होते हैं, या तो ये खुद चलकर आते हैं या इनकी बॉडी कोटा से लाई जाती है। खैर, आज की कहानी कोटा की है, जहां कई सारे स्टूडेंट्स में रचित नाम का एक स्टूडेंट भी था। वो मध्य प्रदेश से कोटा जेई की तैयारी करने पहुँचा था। रचित ने कोटा में एक कमरा लिया था और एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी कराया था। घर वाले उसको कॉल करते और पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो कहता कि अच्छी चल रही है, जबकि सच्चाई ये थी कि रचित को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके घर वालों को भी थोड़ी आशंका थी कि रचित को वहाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। 11 फरवरी की सुबह रचित को उसकी माँ का कॉल आता है। रचित फ़ोन उठाने के बजाय फ़ोन काट देता है और माँ को एक मैसेज भेजता है, मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, शाम में बात करूँगा। माँ भी समझती है कि शायद अभी कोचिंग का टाइम है, वो दोबारा कॉल नहीं करती। शाम को जब माँ दोबारा कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता। उसके घर वाले भी कॉल लगाते हैं पर कॉल नहीं लगता। अब तक रचित के कई रिश्तेदारों ने भी कॉल लगाने का प्रयास कर लिया था, मगर किसी का कॉल नहीं लग रहा था। क्योंकि आए दिन कोटा से कई छात्रों के सुसाइड की खबरें आती रहती हैं, ये सोचकर रचित के घर वालों को भी चिंता सताने लगती है। वो हॉस्टल में कॉल करते हैं तो पता चलता है कि उसके कमरे में ताला लगा हुआ है। रचित 12 बजे के करीब हॉस्टल से निकला था। अगली सुबह रचित के माता पिता और उसके कुछ रिलेटिव कोटा पहुंच जाते हैं। कोटा के जिस कोचिंग सेंटर में रचित पढ़ता था वहां भी पूछताछ की गई तो पता चला कि 11 फरवरी को रचित का टेस्ट था, लेकिन रचित कोचिंग आया ही नहीं। बाद में उसके कमरे पर गए तो देखा कि ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ा गया, कमरे के अंदर सब कुछ सही सलामत था। कमरे के एक टेबल पे एक नोटबुक रखी हुई थी जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था जो रचित ने अपने घर वालों के लिए लिखा था। उस पन्ने पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। वे लोग उस पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं मोबाइल में ही लगा रहता हूँ। जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है तो मैं झूठ बोलता हूँ। पढ़ाई लिखाई करना तो दूर, मुझे कॉपी किताब खोलने का भी मन नहीं करता। मैं आप सबसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। उसी कॉपी के दूसरे पन्ने पर लिखा था ट्राइंग टू गो फॉरेस्ट गरड़िया महादेव टेम्पल। इसी सेंटेंस को आधार बनाकर SDRF की टीम तैयार होती है और गरड़िया महादेव मंदिर के आसपास खोजबीन शुरू करती है। मंदिर के 200 मीटर पर रचित का बैग, उसका मोबाइल, पावर बैंक और चप्पल पुलिस को मिलती है। गरड़िया मंदिर के आसपास सुबह से शाम के 7:30 बजे तक खोजबीन की जाती है, मगर रचित नहीं मिलता। जहां रचित का बैग मिला था वो एक पहाड़ की ऊंची चोटी थी। रचित के पापा पुलिस वालों से कहते हैं कि हमें पहाड़ के नीचे भी जाना चाहिए और सर्च करना चाहिए, मगर पुलिस वालों में जो हेड वहां मौजूद थे वो इस बात के लिए परमिशन नहीं देते और कहते हैं कि नीचे जाना सेफ़ नहीं है, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही हम अपने फोर्स के किसी मेंबर को आपके साथ भेज सकते हैं। रचित के गायब होने के मात्र 3 दिन बाद ही उसका बैग और बाकी सामान उस पहाड़ी पर मिला था। घर वालों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली, मगर ये सोचकर दिल को संतावना दे रहे थे कि शायद रचित ये सारे सामान छोड़कर कहीं भाग गया हो। रचित के पिता जगह जगह रचित की मिसिंग पोस्टर्स लगवाते हैं। वो सड़कों पर जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि वो एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि रचित बेटा, तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, तुम जो करना चाहते हो वो करना, कोई तुम्हें पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करेगा,
तुम्हारी मम्मी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, बेटा लौट आओ। मगर इन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं रचित ने तालाब में कूदकर जान तो नहीं दे दी, ये सोचकर एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से उस पहाड़ी के पास के तालाब में भी सर्च ऑपरेशन करती है, मगर पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। रचित को गायब हुए अब 9 दिन हो चुके थे। पुलिस हर रोज़ उस जगह पर जाती और ढूंढती, मगर जब कभी भी रचित के घर वाले पहाड़ के नीचे वाली झाड़ियों में जाकर ढूंढने को कहते तो पुलिस जानवरों का खतरा बताकर बात टाल देती। लेकिन एक ही जगह बार बार ढूंढना भी मूर्खों वाला काम था। एक दिन रचित के पिता पहाड़ी के नीचे की तरफ जाते हैं। उन्हें एक तेज़ दुर्गंध महसूस होती है। वो पुलिस को कहते हैं कि नीचे की तरफ से दुर्गंध आ रही है, अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते तो कम से कम आप एक सिपाही को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि अगर कोई जानवर हो भी तो वो सिपाही हथियार से हमारी रक्षा कर सके। मगर पुलिस अब भी तैयार नहीं होती। आखिरकार रचित के पिता और उसके परिजन हिम्मत करके नीचे की ओर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि रचित की बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई है। उसे देखकर लग रहा था कि रचित ने ऊपर से ही छलांग लगाई होगी, जिससे वो पेड़ से टकराया और इसी पेड़ पर उसकी मौत हो गई। नीचे से ही पुलिस को खबर दी जाती है कि बॉडी मिल गई है। जहां पुलिस को आगे होना चाहिए था, वहां पुलिस बॉडी मिलने के बाद नीचे उतरती है। मध्य प्रदेश से उसके परिजन आकर खुद ही बॉडी ढूंढते हैं। सोचिए इस सिचुएशन में पुलिस कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई थी। आखिरकार रचित की लाश मिल गई थी। अगर पुलिस ने रचित के पिता की बात पहले दिन ही मानी होती तो शायद उस वक्त तक रचित पेड़ पर किसी और हालत में मिल सकता था। यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि रचित उस वक्त तक बेहोशी के हालत में हो, उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन रचित के घर वालों का कहना था कि पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। जिस तरह घर वालों का पुलिस पे आरोप था कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, शायद उसी तरह आज रचित जिंदा होता तो उसका भी आरोप होता कि घर वालों ने रचित की मदद नहीं की। भले ही रचित अपने माँ बाप से ना कह पाया हो कि वो नीट या जेईई की तैयारी नहीं करना चाहता, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी भी एक अपनी ज़िंदगी है। रचित वो नहीं बन सकता जो उसके माँ बाप चाहते हैं, मगर रचित ये सब कुछ अपने मन में ही दबाए हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। रचित के माता पिता को ही नहीं, दुनिया के हर माता पिता को समझना चाहिए कि हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। कम से कम एक माता पिता को ये तो ज़रूर समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। और बच्चों में सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस प्रोग्राम और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने भाइयों बहनों या रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।